दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों कल कोलकाता की बारी थी और कल कोलकाता में बारी ईडी की थी। आज बारी पटना और दिल्ली की थी, बिहार की सियासत की थी और आज बारी सीबीआई के मामले की थी। और कल निशाने पर ममता बनर्जी का परिवार और पार्टी थी। परिवार से ज्यादा कहें तो उनकी पार्टी का काम करने वाले लोग थे। तो आज निशाने पर लालू यादव का परिवार था। मोटे तौर पर कहें तो जांच एजेंसियों की दबिश का दायरा जो भारत में सिर्फ विपक्षी दलों पर ही चलाने की रवायत सी बन पड़ी है, उस रवायत के बीच बिहार में खरमास का महीना खत्म होने के बाद जिस खेल की उम्मीद की जा रही थी, जिस खेल के कयास लगाए जा रहे थे, क्या उस खेल को पहले से ही निस्तेज कर देने की तैयारियों में दिल्ली की सत्ता जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है। पूरा मामला दरअसल यह है कि आज सीबीआई वाले केस में, जिसे लैंड फॉर जॉब मामला कहते हैं, जमीन के बदले रेलवे की नौकरी, उस मामले में लालू यादव परिवार के कई लोगों के साथ साथ कुल 40 लोगों पर आरोप तय किए गए, जिसमें लालू यादव के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव का नाम भी है। लालू यादव पहले से सजायाफ्ता है। लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते। राजनीतिक गतिविधियों में पार्टी का काम करने के लिए तो भाग ले सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते हैं, लेकिन किसी सार्वजनिक पद पर, किसी पद पर नहीं बैठ सकते, विधायक एमपी नहीं बन सकते। क्या तेजस्वी यादव को भी उसी लाइन पर ले जाने की तैयारी है? लेकिन सवाल यह है कि यह नौबत मकर संक्रांति के पहले ही, 6 दिन पहले ही क्यों आई है? अब 6 दिन पहले ही क्यों आई है, इसकी चर्चा के ठीक पहले जरूरी हो जाता है तकरीबन 3 महीने पहले का वो वाकया। जी हां, 13 अक्टूबर 2025 का वो वाकया, जब आईआरसीटीसी का मामला, जैसे आज लैंड फॉर जॉब का मामला है, तब आईआरसीटीसी का एक मामला था जिसमें लालू यादव के परिवार के ऊपर आरोप तय हुए थे और मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली थी। वो मामला, और उसमें भी तेजस्वी यादव को भी जोड़ा गया था। तभी यह तय हो चला था कि विपक्षी गठबंधन की चुनावी तैयारियों की हवा निकालने के लिए कहीं जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पहले अपने दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दूं कि व्यक्तिगत तौर पर मैं और न ही हमारा चैनल कभी किसी तरह के भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करता। जांच एजेंसियों की निष्पक्ष कार्रवाई का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के खिलाफ ही तेजी से हो और सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोगों के खिलाफ यदि ईडी का प्रेम पत्र मिला हो या सीबीआई की कोई जांच चल रही हो या कोई दूसरा मामला हो, तो जांच एजेंसियां कुंडली मारकर जिस प्रकार से बैठी रहती है, उससे कई सारे सवाल उठते हैं। 13 अक्टूबर को जिस प्रकार से आईआरसीटीसी मामले में लालू परिवार के दूसरे सदस्यों समेत तेजस्वी यादव पर आरोप तय हुए, उसी वक्त यह तय हो चला था कि इंडिया गठबंधन की चुनावी तैयारियां, जो दिखने भी लगा था कि बहुत ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ने वाली, दिखाई नहीं दे रही थी। क्या पर्दे के पीछे कोई डील हुई थी, कोई खेल हुआ था? पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बार न तो कोई चुनाव पास में है, न ही भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत के बाद बिहार की सत्ता में किसी प्रकार का, कम से कम उसके विधायक दल में कमी का खतरा है। फिर 25 विधायकों वाले राष्ट्रीय जनता दल से ऐसा कौन सा डर समाया हुआ है जिस डर की वजह से बिना लगन की सहनाई जो कहते हैं, उसी तरह से, क्योंकि जांच एजेंसियां जिस ढंग से कार्रवाई करती है, अचानक ये कार्रवाई करने की नौबत आई है, अचानक आरोप तय हुए हैं, अचानक सीबीआई आरोप तय कराने पर तुली हुई दिखाई देने लगी है। तो ये तय हो चला है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ कुछ बातचीत चल रही थी। क्योंकि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था, उस जनादेश में विपक्ष के विधायकों और नीतीश कुमार के विधायकों को जोड़ दे तो बहुमत का आंकड़ा बिल्कुल वही जाकर टिकता था जहां पर 2020 में नीतीश कुमार को एनडीए के बैनर तले बहुमत मिला था, 125 विधायकों का। उससे एक ज्यादा का आंकड़ा इस बार नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के साथ जेडीयू के विधायकों को जोड़कर बन रहा था। अब 85 विधायक उनके जीत के आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ताकत घटने से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीतिक सत्ता पर एक अघोषित संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द अपना मुख्यमंत्री बनाने की अपनी चाहत को हकीकत में बदलने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। ठीक उसी वक्त
क्या किसी चेक एंड बैलेंस के लिए तेजस्वी यादव को एक दूसरे मामले में चार्जशीटेड किया गया है? और इसके पीछे का खेल जो पटना से बताया जा रहा है, राजनीतिक हलकों में जिस प्रकार की चर्चा है पटना में कि चाचा और भतीजे का मिलन न हो पाए, यह सुनिश्चित करने की दिशा में ऐसी कार्रवाई तो नहीं हो रही है। आपने कई दलों को सीबीआई और ईडी का प्रेम पत्र मिलने के बाद पलटते टूटते गुवाहाटी मॉडल का हिस्सा बनते हुए देखा, खासकर महाराष्ट्र में, जहां शरद पवार की एनसीपी बाद में टूटी। उसके पहले उद्धव ठाकरे की सरकार और पार्टी दोनों टूट गई। पार्टी भी उनके हाथ से छीन ली गई। पार्टी का सिंबल, नाम और निशान एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। शरद पवार की पार्टी का नाम और निशान उनके भतीजे अजीत पवार के बागी गुट को दे दिया गया। अब आज की तारीख में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती जा रही है, उसमें बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और लालू यादव विपक्षी बेंचों पर बैठने की बजाय नीतीश कुमार के साथ दिखाई न दे, क्या इसके सहारे कोई सफल कोशिश हो सकती है कि तेजस्वी यादव को डराने धमकाने की कोशिश हो? तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद ये सफल होगी, फिलहाल इसे संदिग्ध जान पड़ता है। कई सारे कारण हैं। पहला कारण नीतीश कुमार का मिजाज। नीतीश कुमार स्वतंत्र चेतना के साथ काम करने वाले नेता रहे। वो किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं करते। 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तब खरीद फरोख्त की पूरी गुंजाइश थी। बहुत बड़ी संख्या में निर्दलीय और छोटे दलों के विधायक थे, लेकिन नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट के पहले ही इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार ने गैसल रेल दुर्घटना के बाद भी मोरल ग्राउंड पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन नीतीश कुमार की जो कार्यशैली रही है कि सत्ता संचालन में वो किसी दल का, किसी सहयोगी दल का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। इस विधानसभा के अंदर चूंकि भारतीय जनता पार्टी उनसे बड़ी पार्टी है, गृह विभाग भी ले चुकी है, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी पहले ही ले चुकी थी, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए यहां काम करना जो मुश्किल हो रहा है, क्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के बाद उन्हें गृह मंत्रालय भी मिल जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी वापस मिल जाएगी? इस बात की पक्की गुंजाइश तो है। तो क्या इस गुंजाइश को खत्म करने के लिए आनन फानन में यह कार्रवाई की गई है? जांच एजेंसियों की मंशा पर हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन जांच एजेंसियों की मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी सीबीआई पर, जिसने लैंड फॉर जॉब मामले की जांच की है, इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन दशक भर पहले कहा था पिंजड़ा बंद तोता। पिंजड़ा बंद तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यानी अपने मालिक के इशारे पर बोलने वाला तोता, जो पिंजड़े में बंद रहने वाला तोता है। क्या वही पिंजड़ा बंद तोता एक बार फिर से सक्रिय हो गया है? बिहार के अंदर नीतीश कुमार के सामने परिस्थितियां क्या है? भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो आज नहीं तो कल इसी विधानसभा के अंदर उनकी सत्ता का बंटाधार होना तय है। और भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल उन्हें बार्गेन करने की स्थिति में है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का विधायक दल इतना छोटा है कि नीतीश कुमार के साथ सिर्फ वो सत्ता का स्वाद लेकर ही कहीं ना कहीं संतुष्ट हो सकता है। कांग्रेस का विधायक दल भी उतना ही छोटा है। राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी के विधायक दल को बहुत ज्यादा वो बड़ा नहीं बना सके, बल्कि पिछली बार की तुलना में उनके 2/3 से ज्यादा विधायक कम हो गए। 19 से घटकर कांग्रेस 6 पर आ गई, 75 से घटकर राष्ट्रीय जनता दल 25 पर आ गई। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी 43 से बढ़कर 85 तक पहुंची, भारतीय जनता पार्टी 74 से बढ़कर 89 तक पहुंची। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक क्या तेजस्वी यादव पर दबाव बनाएंगे सत्ता के साथ चलने का? स्वाभाविक है कि सत्ता के साथ चलने का दबाव हर राजनीतिक दल पर होता है, और मौजूदा व्यवस्था जिस प्रकार से काम करती है, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की सत्ता जिस ढंग से काम करती है, उसमें सत्ता के करीब रहने वाले विधायकों को अपने इलाके के लोगों का काम कराने, जन समस्याओं के भीतर और उससे कहीं ज्यादा जन समस्याओं के समाधान की स्थितियों को ढूंढने के लिए सत्ता के सहारे की जरूरत होती है। इलाके में, जिले में, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में धमक बनाए रखने के लिए सत्ता की जरूरत होती है। तो सत्ता तो एक बात तय है कि इस विधानसभा के अंक गणित के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ किसी भी विधायक को या किसी भी विधायक दल को सत्ता की धमक का एहसास सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार करा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चाहिए तो नीतीश नाम केवलम का जाप करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता चाहिए तो नीतीश शरणम गच्छामि का जाप करना होगा।
अब इस परिस्थिति में चूंकि जनता ने ही ऐसा जनादेश दिया है और जनता ऐसा जनादेश नीतीश कुमार की पार्टी से पिछले एक दशक में लगातार तीसरी बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का स्टेटस छीनने के बाद जनादेश फिर भी ऐसा दे रही है कि नीतीश कुमार के सहारे ही सत्ता किसी को मिले, तो उस सत्ता का स्टेपनी बनना भला कौन स्वीकार नहीं करेगा। इसी स्टेपनी बनने की के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए क्या आज लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय किए गए हैं? आरोप तय करने का काम कोर्ट का है, कोर्ट के ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ कहते थे कि किसी निर्णय पर किसी को आपत्ति हो तो कोर्ट की भी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन हम सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन कोर्ट में आरोप तय करने का दबाव तो निश्चित तौर पर जांच करने वाली एजेंसियां ही बनाती हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट को एक्सेप्ट किया जाए और उसके बाद इस केस को सेशन में भेजा जाए या ट्रायल के लिए आगे जिरह के लिए बढ़ाया जाए। ये काम तो जांच एजेंसियां ही करती हैं। तो जांच एजेंसियों को तेजस्वी यादव, लालू परिवार और दूसरे अन्य लोगों पर लैंड फॉर जॉब मामले में अगर अचानक कार्रवाई की नौबत आ रही है तो दिल्ली की सत्ता के लिए जो दर्जन भर सांसद नीतीश कुमार के पास है वो खिसकने का डर भी है, नीतीश कुमार के पाला बदलने की संभावना भी है। और इन सभी संभावनाओं को खत्म करने के लिए जांच एजेंसियां बिल्कुल उसी तरह से कार्रवाई करते हुए नजर आए जिस तरह से महाराष्ट्र में 2022-23 के दौर में पूरी बाजी पलटने के लिए करती नजर आई थी। तो तय मानिए कि इस देश के अंदर ममता बनर्जी ने जो किया है, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने जो कल जिस प्रकार से ऑन द स्पॉट फाइल छीन कर ले जाने वाली घटना को अंजाम दिया है, आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाओं को अब और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। जांच एजेंसियों का इकबाल पहले से ही खत्म होता जा रहा है। ईडी का कन्विक्शन रेट राजनेताओं के मामले में 0.4% यानी 1% से भी कम जाकर टिकता है। सीबीआई का कन्विक्शन रेट तो ठीक ठाक है, सजा दिलाने की दर तो ठीक ठाक है, लेकिन मामला टाइमिंग का है। आईआरसीटीसी का मामला लंबे वक्त से चल रहा है, लैंड फॉर जॉब का मामला भी लंबे वक्त से चल रहा है, वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। जब राजद और जदयू के बीच संबंधों की बुनियाद पड़नी शुरू होती है या उसकी चर्चा शुरू हो जाती है, वैसे ही ये दोनों मामले अचानक गति पकड़ लेते हैं। कारण क्या है? हेमंता विश्व शर्मा को भी ईडी का नोटिस मिला था जब वो कांग्रेस में थे। क्या हुआ उस नोटिस का, क्या हुआ उस मामले का, आज किसी को पता नहीं है। ठीक इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को भी कभी जांच एजेंसियों का नोटिस मिला था। क्या हुआ उस नोटिस का? जैसे ही वो भाजपा में चले गए उसके बाद उनके नोटिस का क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन जो भी दल विपक्ष में है उनकी जुबान कैसे बंद कराई जाए, दिल्ली की सत्ता के बहुमत का इंतजाम किस प्रकार से किया जाए, नीतीश कुमार का दूसरे खेमे में जाने का रास्ता बंद कैसे किया जाए, इन सब परिस्थितियों में यह अब साफ जाहिर होता है कि जांच एजेंसियों ने अपनी भूमिका को सत्ता बचाओ भूमिका में लाकर खुद को जब खड़ा कर लिया है तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि आखिर ये जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है या दिल्ली की सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे का राजनीतिक तौर पर बेजा इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही। कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा तो इस बात पर भी जरूरी हो जाती है कि नीतीश कुमार की अहमियत दिल्ली के लिए क्या है। तो पहली बड़ी अहमियत यह है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ रहने जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय ने लोकसभा चुनाव में सिर्फ ट्रेलर दिखाया था और भारतीय जनता पार्टी वहां पर दूसरे नंबर पर खिसक गई। समाजवादी पार्टी का गठबंधन बड़ी बढ़त के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बाजी मार ले गया था। अब यदि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो अभी 12-13 महीने बाद ही होने हैं उस वक्त तक भाजपा के साथ नहीं रहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यूपी में मुश्किल आ सकती है। वैसे ही अखिलेश यादव का पीडीए वहां मजबूती से चल रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर बंगाल चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया तो तय मानिए कि बंगाल के पहले बीजेपी का जो जायका खराब होगा। अभी जितनी उम्मीद वो कर रही है कि उतनी सीटें वो ला सकती है, थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकती है या गिरेगी भी तो 50 सीट से नीचे नहीं गिर पाएगी, वो हालात उसे 10-20 सीटों पर ला सकते हैं। क्योंकि चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने यदि साथ छोड़ा तो ताकत ममता बनर्जी को भी मिलेगी, ताकत अखिलेश यादव को भी मिलेगी
और सत्ता तेजस्वी यादव के विधायकों को भी बिहार में मिलेगी, राहुल गांधी के विधायकों को भी मिलेगी, और इसके साथ साथ छोटे दलों के विधायक जो सत्ता में आना चाहते हैं, चाहे वो इस खेमे के हो या उस खेमे के हो, हर राज्य में जो राजनीतिक रवायत हर दौर में रही है, उस रवायत का नया स्वरूप भी बिहार में देखने को मिल सकता है। तेजस्वी यादव क्या करेंगे? इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए तो भाजपा की परिस्थितियां क्या होगी? 293 का बहुमत है लोकसभा में, 272 बहुमत के आंकड़े के लिए जरूरत है, लेकिन 12 सांसद कम होने के बाद मामला 281 पर जाके सिमटेगा और उस वक्त चंद्रबाबू नायडू के हाथ में पूरी सरकार की रिमोट आ जाएगी। अभी तो कम से कम ये स्थिति है कि अकेले न तो नीतीश कुमार मोदी सरकार गिरा सकते हैं, न ही चंद्रबाबू नायडू गिरा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के दामन छोड़ने के बाद जांच एजेंसियों के ऊपर भी सत्ता के दबाव में काम करने की स्थितियां तो कुछ हद तक कम हो जाएंगी। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो जब चाहे सरकार को बनाए रखे और जब चाहे दिल्ली का तख्त और निजाम एक साथ बदल दे। ये स्थिति और ये ताकत चंद्रबाबू नायडू के हाथ आ जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए के बैनर तले बनाए रखने के लिए तेजस्वी यादव के साथ किसी भी तरह के गठजोड़ की संभावना को खत्म करने के लिए ऐसे कदम जांच एजेंसियों के माध्यम से उठाए जाते हैं, तो इसमें कोई नई बात देखने को नहीं मिलती। राजनीतिक तौर पर सुचिता की राजनीति के लिए आदर्श तो नहीं माना जा सकता, लेकिन इसमें नई बात नहीं मिलती। यूपीए 2 की सरकार जब चल रही थी, उस वक्त भी यदा कदा अखबारों में छपता था कि जांच एजेंसियों के माध्यम से बहुमत का जुगाड़ किया जाता है, लेकिन उस वक्त ऐसी खबरें नहीं आती थी कि किसी विपक्षी नेता को उठाकर जेल में डाल दिया गया। अगर जांच एजेंसियों ने किसी को जेल में भी डाला यूपीए 2 के कार्यकाल के दरमियान, तो कौन लोग थे? कांग्रेस के अपने नेता सुरेश कलमाडी थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। कांग्रेस का सहयोग करने वाली पार्टी डीएमके के नेता ए राजा थे 2G स्पेक्ट्रम मामले में। तब ऐसा नहीं होता था कि विपक्ष के किसी नेता को उठाकर जेल में डाल दिया गया। उस वक्त ऐसी रवायत न के बराबर देखने को मिलती थी, लेकिन आज ये प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि विपक्ष में है तो जांच एजेंसियों के रडार पर हमेशा बना हुआ। सवाल तेजस्वी यादव का है और सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के पास अब एनडीए में बने रहकर अपनी पार्टी का शिंदेकरण या शरद पवार के एनसीपी करण की भूमिका को अपनी आंख के सामने वो देखते रहेंगे? दरअसल एक साथ कई बातें हैं। कई बातें दरअसल ये है कि तेजस्वी यादव की पार्टी हो राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो जनता दल यूनाइटेड, दोनों का पॉलिटिकल डीएनए एक ही है। दोनों जनता दल से निकली हुई दो अलग अलग शाखाएं हैं। जो पुरानी पार्टी थी जनता दल, जो केंद्र में कई प्रधानमंत्री देने में कामयाब रही थी, उस जनता दल की दो शाखाएं हैं। और बिहार की राजनीति जो 30-35 सालों से है, उस पर नजर डालें तो एक बात साफ दिखाई देती है कि लालू यादव और नीतीश कुमार में अंदर खाने एक समझौता है, जिसके तहत भाजपा और कांग्रेस को कैसे बिहार की सत्ता से दूर बनाए रखना है, दोनों को कैसे सिर्फ स्टेफनी की भूमिका तक सीमित रखना है या ज्यादा से ज्यादा विपक्ष की भूमिका तक ही रहने देना है, इसको लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार में एक अंदर खाने गुप्त समझौते की बात होती है कि भाई खेलेंगे तो दोनों तरफ से हम लोग ही साथ मिलकर खेलें अगर नौबत आए तो, या फिर दोनों खेमे में जाकर दो कमान सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल की संभाले रहे। और जब हालात ऐसे बन जाए कि सत्ता के अस्तित्व पर खतरा हो तो दोनों साथ भी हो जाए, जैसे 2015 में हुए थे, 2022 में हुए थे। तो अब इस परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बहुमत के आंकड़े से 33 विधायक दूर है, 33 विधायकों की चाहत भारतीय जनता पार्टी की पूरी करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का विधायक दल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को टूट से बचाना भी, और टूट से भी ज्यादा भाजपा के खेमे में जाने से बचाना भी, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व की प्राथमिकता है। अब सत्ता नहीं मिलेगी तो छोटे विधायक दल में टूट तय है। बड़ा विधायक दल दो ही है, जेडीयू और बीजेपी, एक के पास 85, एक के पास 89 विधायक है। इसके अलावा बिहार में जो भी विधायक दल है, चाहे जिस पार्टी का हो, वो सारा विधायक दल एक विधायकों से लेकर 25 विधायकों के बीच का है। मतलब विधानसभा के अंदर बेहद छोटे दल की भूमिका है।
तो उस छोटे दल की भूमिका के बीच तोड़फोड़ मचने के पहले क्या तेजस्वी यादव के विधायक पहले ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ कूच कर जाएंगे? ये सवाल तो बड़ा है, लेकिन इस सवाल से भी बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक रुख अब क्या होगा। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी शिथिल पड़ गई। किस वजह से शिथिल पड़ी यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन बसपा शिथिल पड़ी तो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बिखर कर कांग्रेस और सपा की तरफ जाने लगा। और लोकसभा चुनाव में यह दिखा भी कि वोट बैंक बिखर रहा है और बिखरे हुए वोट बैंक का तात्कालिक फायदा भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और उसके साथ साथ लाभार्थी चेतना जगाकर उठाने की कोशिश में एक दो बार कामयाबी तो पाली, लेकिन अंततः जो अलख कांसीराम ने जगाई थी दलित चेतना की, वो अलख लंबे समय तक लाभार्थी चेतना और चुनावी हिंदुत्व में बधी नहीं रख सकती थी। लिहाजा उसने कांग्रेस पार्टी के एश्योरेंस पर, कांग्रेस की गारंटी पर सपा वाले गठबंधन का साथ देना भी मुनासिब समझा। काफी हद तक लोकसभा में दिया भी। तेजस्वी यादव को भी इस बात का एहसास है कि निष्क्रियता जनाधार को खत्म कर सकती है और सक्रियता राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की गतिविधियों को तेज कर सजायाफ्ता भी बना सकती है। तो सक्रियता और निष्क्रियता के बीच का रास्ता क्या बचता है? क्या तेजस्वी के विधायक चुपचाप चाचा यानी नीतीश कुमार के साथ कूच कर जाएंगे? देखने वाली बात है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि मकर संक्रांति की जा रही है वो खेल किस स्वरूप में अब सामने आता है। फिलहाल तो जांच एजेंसियों ने अपनी गतिविधियों के माध्यम से संकेत दे दिया है कि कुछ तो खेल होने वाला है और बिल्कुल ऐसा ही संकेत 2022 में जब मिलने लगा था कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक हो सकते हैं, उस वक्त तो लालू यादव के बेहद करीबी, तेजस्वी यादव के भी बेहद करीबी भोला यादव को जांच एजेंसियों ने उठा लिया था। कई सारी कार्रवाई हुई थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक हो गए थे। इस बार परिस्थितियां थोड़ी विकट जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार के लिहाज से आसान थोड़ी इसलिए है क्योंकि राजद का विधायक दल बहुत बड़ा नहीं है। उस वक्त तो 80 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हो गए थे, 75 जीत के आए थे, एक उपचुनाव में जीते थे और 4 एमआईएम से आ गए थे। 80 विधायक हो गए थे, तो 80 विधायकों में 2/3 की संख्या वो छू नहीं सकते थे। उतने बड़े विधायक दल को तोड़ना आसान होता नहीं है, लेकिन 25 वाले विधायक दल को क्या किसी मौन स्वीकृति के साथ नीतीश कुमार तोड़ेंगे? यही वो सवाल है जिस सवाल के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है। और बिहार की राजनीति जब घूम रही है तो दिल्ली की सत्ता की नस भी कहीं ना कहीं यहां दबी हुई है कि नीतीश कुमार ने जैसे ही एनडीए गठबंधन से आजाद होने का फैसला लिया, ये देश मोदी शाह की सत्ता से आजाद होने का फैसला लेने की तरफ बढ़ जाएगा। यही इस देश में 2029 तक देखने को मिलना है कि दिल्ली के बहुमत के जुगाड़ में जांच एजेंसियों का किस ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।